नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। कल हम लोगों ने एक वीडियो कंप्लीट किया था। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो की तरफ चले आए हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, जिसमें हम लॉर्ड क्लाइव से लेके कार्नवालिस तक लिखा है इसमें थंबनेल में। लेकिन आज हम लोग लॉर्ड क्लाइव से लेके वॉरेन हेस्टिंग तक पूरी महत्वपूर्ण बातें हम लोग क्लियर कर लेंगे। एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं जो हम लोग छोड़ देते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन इस फैक्ट में हम लोग जानते हैं। बिना बकवास किए बस एक बार कहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो पहले प्लान था वो हेस्टिंग तक था पढ़ने का, लेकिन कॉर्नवालिस तक प्लान था, लेकिन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे वॉरेन हेस्टिंग तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको आपको याद रखना है। वो तथ्य क्या है? जैसे कि पहला पॉइंट है कि बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया। वहीं पे भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, कब? 1833 में। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, 1858 में। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का पहला भारतीय वायसराय कौन था? ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का 2 बार नेतृत्व किया, यानी भारत के 2 बार वो बंगाल का गवर्नर रहा भारत में। पहला रहा वो 1757 से लेकर 1760 तक, दूसरा रहा वो 1765 से लेकर 1767 तक। अच्छा, हुआ क्या, जब ये 1757 के बाद 1760 तक रहा, फिर ये वापस चला गया। लेकिन 1757 में इसने एक युद्ध जीता था। कौन सा? प्लासी का युद्ध। प्लासी का ये युद्ध जीता, इसकी वजह से इसको फिर से दोबारा भेजा गया कि भाई इसकी मानता होगी, इसने प्लासी का युद्ध जीता है। और इसी कारण से भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता भी किसको कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। किस वजह से? प्लासी की विजय की वजह से। यह 1743 में भारत आया था। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत भी किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव। द्वैत शासन क्या था थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें 2 शासन रखे थे। अब 2 शासन कौन से थे? एक शासन था जो कार्य कराता था, एक शासन वो था जो अपने पास धन की पूंजी रखेगा। तो जो धन की पूंजी रखने वाला था, इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने अपने आप को रखा, और जो जिम्मेदारी वाला पार्ट था, जिसमें जिम्मेदारी थी कि आपको ये काम कराना है, वो दे दिया उसने भारत के जो राजा थे उन लोगों को। और उन लोगों के लिए एक फिक्स राशि रख दी, 57 लाख के आसपास एक फिक्स राशि रख दी कि आपको, उस समय की बात है ये, कि आपको इसमें पूरा काम कराना है। बाकी पूरा फंड अपने पास रखा। अब कारण क्या था भाई? कोई भी चीज़, मान लो इसने यहाँ पे रोड बनाई, रोड में कोई शिकायत है तो वो इसके पास जाएगा। पूरा सेफ बच गया रॉबर्ट क्लाइव। तो ये पूरी चीज़ इस वजह से इसने द्वैत शासन की शुरुआत की कि भाई हमको बस सिर्फ पैसा चाहिए। और ये लोग जो राजा महाराजा थे, इतने मूर्ख टाइप के थे कि ये नहीं समझ पा रहे थे कि पूरी तरीके से जो हमारे हाथ में सत्ता है वो तो छीन गई, अब पूरा राजा ये हो गया, हम बस उसके हाथ के इशारों से चलने वाली कठपुतली हैं। पूरी तरीके से राजाओं को कठपुतली बना दिया। फिर क्या होता है कि जो प्लासी का युद्ध जीतने के बाद इसको भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता तो कहा गया, लेकिन द्वैत शासन की बात करें तो द्वैत शासन शुरुआत तो इसने कर दी, लेकिन द्वैत शासन का जनक की बात की जाए, जनक कौन है द्वैत शासन का? तो लियोनस कार्टियस। इसकी एक बुक भी है डायर की, जहाँ से इसने द्वैत शासन को लिया और भारत पर लागू किया। इसी का कारण क्या था? अब भाई द्वैत शासन जब लग गया, टैक्स वगैरह सब बढ़ा दिए, जिसकी वजह से 1770 में एक भयंकर अकाल आया। चेचक की एक बीमारी आ गई, जिसके कारण 1 करोड़ लोग मारे गए। चेचक की बीमारी के कारण, अकाल के कारण मर गए। उस समय स्थिति क्या थी? जो भारत में जो राजा थे वो अपनी जेब गर्म करने में लगे थे, और जो रॉबर्ट क्लाइव था वो तो जाहिर सी बात है अपनी जेब गर्म ही कर रहा था। भारत के राजाओं के पास जो अन्न वगैरह था वो स्टोर कर लिया, इन लोगों ने भी किसी को नहीं दिया। वहीं पर रॉबर्ट क्लाइव ने जो अन्न वगैरह था इसको एक्सपोर्ट करता रहा ब्रिटेन में, लेकिन इसने भी भारतीयों को नहीं दिया। इस बात को ये अंतिम समय पे जब मर रहा था तब इसने एक बात बोली थी कि अगर मैं उस समय चाहता तो भारत का 1 करोड़ जो लोग मरे थे वो एक भी ना मरता। ये उस बात मरते समय इसने ये बात बोली थी। इसके बाद क्या हुआ? एक तो ये सब चीज़ें चली रही थी, ऊपर से टैक्स में 10% उसने बढ़ा भी दिया।
जब टैक्स में बढ़ा दिया, अकाल भी पड़ रहा है, इतने लोग मारे भी जा रहे हैं, कोई भी कुछ उसके विद्रोह में बोल नहीं रहा है, ना राजा कुछ बोल रहे हैं, तो कुछ सन्यासी लोग थे। जितने भी सन्यासी, क्या होता है, जिसको ना तो सुख से ज़्यादा खुशी, ना दुख से कोई ज़्यादा दुख, वो बिल्कुल समान रहते हैं, वही सन्यासी लोग जो थे उन्होंने विद्रोह किया। और इसी बात को, इस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी की जो किताब है आनंद मठ, जिसको बंगाली भाषा में लिखा गया है, उसमें इस बात का व्याख्यान किया गया है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस किताब में मिलता है, किस किताब में, आनंद मठ में। किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। मुगल सम्राट को रबड़ स्टैम्प बना दिया बस, कि आपके पास सम्राट है, बाकी पूरा जो कमान है वो अपने हाथ पे रखी, लेकिन मुगल सम्राट को एक रबड़ बना दिया, बस तुम मोहर मारते रहो, बाकी तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है। 1765 में एक व्यापार सभा भी बनाई इसने, तम्बाकू सुपारी, और इसमें कहा क्या, जो तम्बाकू सुपारी नमक जितनी भी ये सारी चीज़ें होंगी, इसका जो भी लाभ होगा वो सभी कर्मचारियों में मिलेगा। अब कर्मचारी भी इसने बांट दिए, जो उच्च वर्ग के हैं उनको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, जो नीचे सिपाही वगैरह हैं उनको कम हिस्सा मिलेगा, जो ग्रुप डी में है उनको और कम हिस्सा मिलेगा। तो जो नीचे के जो कर्मचारी थे, इन्होंने भी आंदोलन उठा दिया कि भाई ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, हम लोग नीचे हैं, हम लोग काम करेंगे, लेकिन हम लोग मिलेगा बहुत कम। तो इसकी वजह से ये 1765 में इसने सभा बनाई, तो लेकिन 1768 में इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब चल नहीं पाई। फिर क्या हुआ इसने एक राजस्व बोर्ड भी बनाया। एक सेकंड रुकिएगा जरा। हाँ, सावर्स बनाई, यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसने, इसका जो क्लाइव ने लास्ट में क्या किया, सुसाइड किया था। उसी सुसाइड के समय ही इसने बात बोली थी कि अगर मैं चाहता तो उस समय भारत में कोई भी लोग ना मरते, एक भी लोग। इसने लास्ट में सुसाइड किया था। ये काफ़ी, क्योंकि यहाँ से जब भारत से वापस गया था तो इसने इतनी जेब अपनी भर ली थी कि आप ये सोचिए कि उस समय की जो महारानी थी, महारानी और जो वहाँ के ब्रिटेन के जो सबसे राजस्व लोग होते थे, उनके बाद दूसरे नंबर पे ये खुद लाया जाता था पैसे के मामले में। फिर इसके बाद बंगाल का गवर्नर बनता है हॉलवेल। फिर बनता है वेनस्टर्ट। हॉलवेल बनता है 1760 में। वेनस्टर्ट बनता है 1760 से लेके 1765 के बीच। कार्टियर बनता है 1769 से लेके 1772 के बीच। और जो बंगाल में अकाल आया था वो इसी के कार्यकाल में आया था। लेकिन ये प्रभाव किसका था? जो उसने 10% टैक्स बढ़ाया था उसका प्रभाव था, कि जिसकी वजह से भाई लोग बाग अपना बंद कर दिया, खेती किसानी, पलायन करने लगे दूसरी जगह। उसी का कारण था कि इसका इफेक्ट दिखा 1770 में। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ते हैं वॉरेन हेस्टिंग। बाकी ये जो तीनों थे इनके बारे में कोई ऐसी खास बात नहीं जो आपको बताने लायक हो, फालतू की बात पे हम लोग चर्चा करेंगे नहीं। हम लोग बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। तो वॉरेन हेस्टिंग 1772 से लेके 1785 के बीच में, 1772 से लेके 1785 के बीच में ये बंगाल का गवर्नर रहता है। बंगाल का गवर्नर 1772 से लेके 73 तक तो बंगाल का गवर्नर रहता है, लेकिन 73 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसी के तहत इसका पद बढ़ा दिया जाता है और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता है। और भारत इसी तरीके से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग, जो 1773 से लेकर 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता है। इसने राजस्व बोर्ड भी बनाया था। 1772 में द्वैत शासन, जो क्लाइव ने द्वैत शासन लगाया था, उसको ये समाप्त कर देता है। फिर उसके बाद इसने क्या, इजारेदारी प्रथा 1772 में इजारेदारी प्रथा बनाता है। इसमें क्या था, 5 वर्ष के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दे देता था, पंचवर्षीय एक ठेका जिसको हम लोग बोलते हैं। 5 वर्ष का एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और राशि एक दे दी कि अब आप 5 साल तक इतना करते रहो। या वहाँ पर नीलामी में लोग आए, जिसने सबसे ज़्यादा बोली दी उससे अपना पैसा ले लिया और 5 साल के लिए छोड़ दिया। तो वहाँ का जो जमींदार होते थे वो अपना किसानों से कैसे भी करके अपना रुपए वसूलते थे। फिर क्या हुआ, इसको ये लगा कि यार एक बार हम उससे रुपए ले लेंगे, 5 साल तक वो पैसा लेता रहेगा। तो इसने ये चीज़ ख़त्म कर दी। 1776 में इस 5 वर्षीय को 1 वर्षीय बना दिया। 1781 में कलकत्ता में इसने एक मदरसा की स्थापना भी की, आलिया मदरसा की स्थापना की 1781 में। 1786 में 76 में इसने 1 वर्ष, जो इजारेदारी प्रथा थी उसको 1 वर्ष कर दी। इजारेदारी प्रथा मैंने बताया आपको क्या था, एक बार पैसे ले लेना, उसके बाद जो भी व्यक्ति पैसा देना चाहे
एक रूप में ठेका होता था कि आप इतने रुपए दे के, जैसे आज के समय में होता है बाजार का ठेका कि हमने 1 लाख रुपए में बाजार का ठेका ले लिया, आपको बाजार से कितना वसूलना है वो आप जानो, वही चीज़ थी। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, 1784 में, इसी के कार्यकाल में। 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। होती क्यों है? क्योंकि 1783 में विलियम जोन्स आता है जो कलकत्ता में जज बनता है, उसी ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की 1784 में। इसी के साथ चार्ल्स विल्किंस भी थे, और चार्ल्स विल्किंस ने ही भगवत गीता को इंग्लिश में अनुवाद किया है। कई बार पूछता भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंसन। कब किया था? 1785 में, 1785 में। आगे देखो, अलेक्जेंडर हैमिल्टन पहला यूरोपी जिसने संस्कृत का अध्ययन किया। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पहला यूरोपी जिसने संस्कृत का अध्ययन किया, तो किसने किया था? अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। 1773 में ही सुप्रीम कोर्ट बनता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो पहले मुख्य न्यायाधीश से, मैं मुख्य पूछ रहा हूँ, पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था वो भी आप बताइएगा। 1780 में पहला अखबार आता है, बंगाल गजट। किसने लिखा था? जेम्स हिक्की ने। और ये जो अखबार था ये साप्ताहिक था, यानी सप्ताह में एक बार आता है। अब पत्रकार है तो जाहिर सी बात है पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं जिसकी सरकार है उसके पक्ष में बोलते रहो, ऐसा तो होता नहीं है। आज के समय में भले वैसा हो गया है, क्योंकि 3 रुपये का, आपको क्या लगता है जो अखबार बनता है उसकी कॉस्ट सिर्फ 3 रुपये आती है? उस अखबार को कंप्लीट होने में करोड़ों रुपए लगते हैं। सीधे सीधे लिख के आता है कि आप इतने लाख रुपए दीजिए, हम आपका एडवर्टाइजमेंट पहले पेज पे कर देंगे। अगर आप कम रुपए दोगे दूसरे पेज पे करेंगे, और कम दोगे छोटा सा कर देंगे। कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो एग्जैक्ट होती हैं, बाकी एडवर्टाइजमेंट में आप पैसा देते रहो, आप उतना ही फ्रंट पे आते रहोगे। न्यूज़ चाहे जितनी वैसी हो उसको पीछे कर दिया जाएगा। अगर आपने पैसा अच्छा दिया है तो एडवर्टाइजमेंट आपका पहले होगा। तो जब ऐसा हुआ तो 1780 ने इसने भाई क्वेश्चन करना स्टार्ट किया जेम्स हिक्की ने, भाई इसके खिलाफ जो इसने सब गलत काम किए। तो जब ऐसा हुआ तो क्या किया कि इसने जेम्स हिक्की के ऊपर एक मुकदमा दायर किया। हालांकि बाद में ये छूट गया, लेकिन 1782 में ये जो अखबार था इसको ये बंद हो जाता है। हम लोग पढ़ते जरूर है, पहला अखबार जो बंगाल गजट है 1780 में स्टार्ट हुआ, लेकिन बंद कब हो गया? 1782 में बंद कर दिया जाता है। नंद कुमार पर मुकदमा लगता है कब? 1775 में। लेकिन नंद कुमार ने पहले, ये भारतीय थे जिसने वॉरेन हेस्टिंग पर मुकदमा डाल दिया था, तो इसको अपने अंदर बहुत ठेस पहुंची कि यार ये भारतीय जो हैं ये मेरे ऊपर डाल रहा मुकदमा, इसकी इतनी अहमियत। तो इसने क्या है, इसने एक गलत मुकदमा नंद कुमार के ऊपर डाल दिया था। 1775 में मुकदमा इसके ऊपर डाल दिया था। और इसका एक दोस्त था, हम आपको बता देते हैं इशारे में, जो 1773 का जो सुप्रीम कोर्ट था, इसमें जो मुख्य 3 न्यायाधीश आए थे उसी में से एक न्यायाधीश वॉरेन हेस्टिंग का मित्र था, और उसी ने नंद कुमार को 8 दिन के अंदर फांसी की सज़ा सुना दी और उसको मरने का आदेश दे दिया। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल आपसे संपर्क करते हैं फिर से। और क्लास आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो वेल डन है कि एक सीरीज़ आगे बनी रहेगी। कल के वीडियो में व्यू नहीं आए हैं, व्यू से मैं आपको बता देता हूँ क्लियर, कोई पैसा ऐसा कुछ नहीं मिलता है। बस आप देखोगे तो मुझे इन्वेस्टमेंट करने में मज़ा आएगी, मैं फिर लाइव आने की कोशिश करूँगा, कैमरा डिजिटल बोर्ड वगैरह भी परचेस करूँगा। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाते रहिए, और आपके साथ मिलने तक हम आपका इंतज़ार करते हैं, और ऐसे ही फैक्ट आपको जल्द जल्द देते रहेंगे। जय हिंद।